हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ये वाला वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि जीन पियाजे जो है बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिकों में से एक हैं। 4 मनोवैज्ञानिक इसमें आपको दिए गए हैं, जिसमें से आज हम पहले मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे के संबंध में 15 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा जीन पियाजे का सिद्धांत क्या था उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस पूरे विजुअल को याद रखना है। ये जो विजुअल हम दिखा रहे हैं आपको इसको याद रखना है। जैसे ही जीन पियाजे की बात आती है तो जीन पियाजे किस से संबंधित है, तो हमें सीधा याद रखना है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। किस विकास से संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अब संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है दिमाग, जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती है वो सब हमारे संज्ञान में होती है। यानी कि हमें सीधा सीधा याद रखना है कि ये दिमाग से संबंधित बात कर रहे थे, संज्ञान से संबंधित बात कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 4। तो उन 4 अवस्था के बारे में हम समझते हैं कि वो 4 अवस्था कौन कौन सी है। तो जो पहली अवस्था है उसका नाम है संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर। कोई भी बच्चा जब 0 से 2 वर्ष की आयु का होता है तो उसकी अवस्था को कहा जाता है संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था। उसके बाद में जब वो 2 से 7 साल का होता है तो उसकी इस अवस्था को कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद में जब वो 7 से 11 साल का हो जाता है तो उसकी इस अवस्था को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 साल में। इसके बाद में एक और अवस्था है 11 वर्ष के बाद, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्था हमको याद रखना है जीन पियाजे के संबंध में। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल। ये अंग्रेजी में भी सीधे सीधे पूछ लेगा, अंग्रेजी में भी नाम आ सकते हैं, तो हमको अंग्रेजी में भी इनको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न जीन पियाजे से संबंधित, बहुत आसान, अभी बताया मैंने। जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें बहुत अच्छा बताया है। देखिए, जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे का ज्ञान सोचने की क्षमता विभिन्न चरणों में विकसित होती है और वो 4 चरण उन्होंने बताए। जो बच्चा होता है वो अनुभव करता है, अनुभव के कारण उसकी सोच में परिवर्तन आता है, इसी को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। बच्चा जो जो अनुभव करता है और जो जो अनुभव करके उसकी सोच में जो धीरे धीरे परिवर्तन आता है उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं हैं। ये भी हम अभी हाल पढ़ चुके हैं ऊपर कि 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? पहली है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर बोलते हैं इसको। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, फिर है मूर्त संक्रियात्मक और फिर है औपचारिक संक्रियात्मक। या अंग्रेजी में याद रखो तो प्री ऑपरेशनल, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 अवस्थाएं हैं जो कि जीन पियाजे ने बताई हैं। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन भी दे दिए हैं 4 अवस्थाएं कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन में। सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक। प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। चारों अवस्थाओं का जो समय है वो भी हमको याद रखना है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 के बाद। अगला प्रश्न, सेंसरी मोटर अवस्था या संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है कि 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, अब इस अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो मुख्य रूप से इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। जैसे आँख से कोई बात किसी को देखेगा तो उससे सीख जाएगा, कुछ कान से सुनेगा तो उसको सीखेगा, हाथ से कोई चीज़ को पकड़कर अनुभव करेगा तो उसको सीखेगा। यानी कि इस अवस्था में जो सीखना होता है वो अनुभव के द्वारा होता है। अब वो कोई भी संवेदी गामक अंग हो सकता है, आपका आँख हो सकती है, आपके कान हो सकते हैं, आपका हाथ हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। अगला है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल आयु क्या है? तो ये 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष तक की आयु जो होती है वो प्री ऑपरेशनल आयु होती है या इसी को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो भाषा
और प्रतीकात्मक सोच होती है वो तेज़ी से विकसित होती है, लेकिन तार्किक संक्रियाएं होती है वो पूर्ण विकसित नहीं होती। मतलब प्रतीकात्मक सोच तो विकसित हो जाती है, भाषा भी थोड़ी थोड़ी विकसित हो जाती है, लेकिन वो जो तार्किक सोच है वो उसकी विकसित नहीं हो सकती अभी इस अवस्था में। अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल अवस्था सामान्यतः किस आयु में होती है? तो ये हमने पढ़ा है 7 से 11। इसको क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये देखो 7 वर्ष तक 7 से 11 ठोस वस्तुओं पर तार्किक सोच बन जाती है बच्चे की। जो ठोस वस्तुएं उनको देख के उसकी तार्किक सोच बनने लगती है। अगला प्रश्न है, फॉर्मल ऑपरेशन की आयु, ऑपरेशनल अवस्था कब शुरू होती है? तो ये 11 वर्ष के बाद शुरू होती है। इसमें तार्किक रूप से बच्चा सोचने लग जाता है। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, इस अवस्था में अमूर्त काल्पनिक और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होने लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था की प्रमुख उपलब्धि है? वस्तु स्थायित्व, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर। यानी कि सेंसरी मोटर या संवेदी गामक अवस्था में क्या आ जाता है? वस्तु स्थायित्व आ जाता है बच्चे में। यह बच्चा वस्तु स्थायित्व को समझने लगता है। तो बच्चा समझने लगता है कि वस्तु दिखाई न देने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। जो छोटा बच्चा होता है 0 से 2 साल का, यानी कि 1.5 साल का कोई बालक है, उसका कोई खिलौना है, कोई उसका खिलौना है, वो खिलौना आपने कहीं छुपा दिया तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि खिलौना गायब हो गया, वो उस खिलौने को ढूंढने लग जाएगा। मतलब वस्तु स्थायित्व का मतलब यह है कि अगर चीज़ें सामने नहीं हैं फिर भी चीज़ें हैं, ऐसा बच्चा समझने लगता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बच्चा समझने लगता है कि वस्तु के ना दिखाई देने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे ये यहाँ पे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। उदाहरण है, ये कोई खिलौना है बच्चे का और ये बच्चा उसको देख रहा है। अब हमने क्या करा, इस खिलौने को एक कपड़े के पीछे छिपा दिया, कपड़े के पीछे छिपा दिया। तो बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि खिलौना गायब होगा, वो उस खिलौने को ढूंढेगा और कपड़ा हटा के वो खिलौना ले लेगा। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व, यानी खिलौना अभी भी मौजूद है, वो ऐसा सोचता है। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निष्क्रिय निर्माता है या सक्रिय? तो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। कैसा है? ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। अगला प्रश्न है, ये देखो, बच्चा अपने अनुभव और वातावरण के साथ सक्रिय अंतर्क्रिया करके ज्ञान का निर्माण कर लेता है। स्कीमा का अर्थ क्या है? स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक ढांचा। मानसिक ढांचा, ये स्कीमा का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या लिखा है, स्कीमा वह मानसिक संरचना है जिसके द्वारा बच्चा अपने अनुभवों को व्यवस्थित करता है और समझता है। अनुभव कोई भी अनुभव बच्चे ने करा, उसको मानसिक ढांचा बना, तो उसको बोलते हैं स्कीमा, और उससे वो नई जानकारी को और समझने लगता है। अगला प्रश्न है, एसिमिलेशन का क्या अर्थ है? एसिमिलेशन, दो बातें, एक है एसिमिलेशन और है एकोमोडोनेशन। एकोमोडोनेशन और एजिमिलेशन, ये दो शब्द हैं। तो जो एजिमिलेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, एजिमिलेशन में किसी वस्तु को देखकर उसको अपने दिमाग में बिठा लेना। और एकोमोडोनेशन क्या होता है कि एक वस्तु देखी और फिर दूसरी वस्तु देखी, अगर उनको ये दोनों वस्तु एक जैसी दिखेगी तो इस वस्तु के साथ इसका समायोजन करना। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे कोई बच्चा, उसने 4 पैर वाला एक जानवर देखा, 4 पैर वाला एक जानवर देखा, तो उसको हमने बताया कि ये कुत्ता है। ये क्या है? कुत्ता है। अब उसके दिमाग में क्या फिट हो गया कि ये कुत्ता है। अब उसने फिर बिल्ली देखी, बिल्ली के भी 4 पैर थे, तो बिल्ली को भी कुत्ता ही समझने लगेगा, लेकिन हम उससे कहेंगे ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो ये उसकी ये वाली जानकारी थी, ये थी एजिमिलेशन। और जब उसने इसको देखा तो फिर दो जानकारी हो गई, दोनों मिक्स हो गई, तो यो इसी स्कीमा में इसको डालने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर वो हम उसको बताएंगे कि नहीं ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, फिर वो एक अलग फोल्डर बनाएगा और फिर उसमें बिल्ली को डालेगा दिमाग में। तो ये जो चेंज उसने अपने दिमाग में करा, ये जो चेंज करना है, ये कहलाता है एकोमोडोनेशन। और ये जो सीधा देख के उसने दिमाग में बना लिया था कि हाँ ये 4 पैर वाला जानवर कुत्ता होता है, भैंस होती है, गाय होती है, तो ये जो था ये था एजिमिलेशन। तो समझ में आया एजिमिलेशन और एकोमोडोनेशन क्या होता है? देखो, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नई जानकारी कोई उसको मिली, उसने उसको स्कीमा में शामिल कर लिया। जैसे उसने बिल्ली देखी, हमने बताया कि 4 पैर वाला जानवर बिल्ली होता है, उसने अपने दिमाग में बिठा लिया। अब उसको दिक्कत कब होगी? जब वो कुत्ता देखेगा। जैसे इसमें लिखा है, बच्चा 4 पैर वाले जानवर को पहले से बने कुत्ता या स्कीमा में शामिल कर लेता है। अगला प्रश्न है एकोमोडोनेशन। एकोमोडोनेशन क्या है? अब देखो यहाँ आया, नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन करना, है ना। जैसे उसने 4 पैर वाला जानवर देखा था कुत्ता, तो वो बिल्ली देखेगा तो उसको भी कुत्ते ही समझ लेगा, लेकिन फिर वो उसमें परिवर्तन करेगा कि नहीं
ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो ये जो परिवर्तन करा उसने ये कहलाता है एकोमोडोनेशन, और जो सीधे ही शामिल कर लिया था दिमाग में वो था एजिमिलेशन। देखो यहाँ पर विजुअल के द्वारा हमको समझाया, क्या समझाया, एक पुराना स्कीमा था उसके दिमाग में, अब उसने नई जानकारी आ गई। अब नई जानकारी से उसको समस्या उत्पन्न हो गई कि यार ये 4 पैर वाला जानवर कुत्ता था, 4 पैर वाला जानवर बिल्ली भी है, भैंस भी है, गाय भी है। तो उसको क्या होने लगेगी, समस्या कि जैसे जैसे वो जानवरों को देखता जाएगा अपने स्कीमा में बदलाव करता जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, एकोमोडोनेशन। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। एजिमिलेशन और एकोमोडोनेशन किस प्रक्रिया से संबंधित हैं? तो इन दोनों प्रक्रियाओं को बोलते हैं एडेप्शन, यानी कि अनुकूलन। फिर क्या कर लेता है बच्चा, अनुकूलन कर लेता है। पियाजे के अनुसार एडप्शन में एजिमिलेशन और एकोमोडोनेशन दोनों शामिल हैं। एडप्शन में कौन कौन शामिल है, एजिमिलेशन और एकोमोडोनेशन दोनों शामिल है। अगला प्रश्न, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का संबंध किससे है? प्रश्न है हमारा, इक्विलिब्रेशन का संबंध किससे है? संतुलन स्थापित करने से, शारीरिक वृद्धि से, भाषा विकास से, स्मृति हास से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संतुलन स्थापित करने से। अब देखो, जैसे कोई पुराना ज्ञान बच्चे के दिमाग में था, उसको नई जानकारी है, तो क्या होगा, असंतुलन होगा कि नहीं होगा, असंतुलन होगा। फिर वो एसिमुलेशन और एकोमोडोनेशन वाली बात आएगी, तो उसके बाद में उसके दिमाग में एक नया संतुलन बनेगा, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। अगला प्रश्न है, प्री ऑपरेशनल अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? प्री ऑपरेशनल, तो इसमें होती है प्रतीकात्मक सोच। ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चा शब्दों, चित्रों और वस्तुओं को प्रतीक के रूप में प्रयोग करना सीख जाता है। अगला प्रश्न है, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। बच्चा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को आसानी से नहीं समझ पाता। अगला है, कंजर्वेशन की अवधारणा मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की जो होती है वो होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल अवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण कंजर्वेशन का है? तो वस्तु छिपाना, भाषा बोलना, रंग पहचानना, या पानी के आकार के बावजूद मात्रा को समान समझना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है इसका। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे गिलास में पानी है, ये गिलास है, इसके अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है। उसके बाद में ये एक गिलास है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो समझ नहीं पाता है, उसको लगता है कि इस गिलास में पानी ज़्यादा भरा है, मतलब इस गिलास में पानी ज़्यादा ऊपर है, मतलब इस गिलास में पानी ज़्यादा होगा। उसी को हम चौड़े गिलास में डाल देंगे तो पानी की सतह नीचे बैठ जाएगी, तो वो सोचेगा इसमें पानी कम है, तो बच्चा ये वाला गिलास लेने की जिद करेगा। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि प्री ऑपरेशनल या अवस्था में आ जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल अवस्था में आ जाएगा, तो वो समझने लगेगा कि नहीं, चाहे इसमें स्तर पानी का ऊपर है लेकिन पानी दोनों में क्या है, बराबर है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन, यानी कि पानी के आकार के बावजूद भी मात्रा को समान समझना कि दोनों में बराबर पानी होगा, यही कहलाता है कंजर्वेशन। अगला प्रश्न है हमारा, सेंट्रेशन का अर्थ क्या है? कई पहलुओं पर ध्यान देना, केवल एक पहलू पर ध्यान देना, अमूर्त चिंतन या समस्या समाधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक पहलू पर ध्यान देना। प्री ऑपरेशनल बच्चा अक्सर वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है। अगला प्रश्न है, रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था में आ जाती है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल अवस्था में आ जाती है। मानसिक रूप से क्रिया को उलट कर समझ सकता है बच्चा। कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल अवस्था में जो बच्चा होता है वो क्रिया को पलट कर समझ सकता है। जैसे उदाहरण, 5 + 3 8, तो 8 - 3 वापस 5। ये बच्चा यहाँ तक सीख जाता है कब? कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल अवस्था में, जो कि 7 से 11 साल होती है। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन की क्षमता किस अवस्था में विकसित हो जाती है? तो ये क्लासिफिकेशन भी कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल अवस्था में आ जाता है। अगला है, सेरिटेशन का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, वस्तुओं को क्रम में जमाना। जब बच्चा वस्तुओं को क्रम में जमाने सीख जाता है उसी को बोलते हैं सेरिटेशन। जैसे छोटे से बड़े की ओर जमाना है, तो ये छोटा फिर बड़ा ऐसे जमाएगा। फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अमूर्त चिंतन। यह आखिरी वाली अवस्था है हमारी 11 वर्ष के बाद, इसमें बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लग जाता है। अगला प्रश्न है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस अवस्था से संबंधित है? तो हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है वो फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यदि ऐसा हो तो क्या हो? इस प्रकार की सोच भी कब आती है? फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था में। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे की सक्रिय भागीदारी। पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि बच्चा स्वयं अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो ये तो सिंपल उत्तर है, ये गलत हो गया, केवल वाला, ये केवल वाला गलत हो गया, दंड वाला गलत हो गया। सही उत्तर हो जाएगा सीखने के वातावरण उपलब्ध कराने वाला। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे को प्रयोग करने देना किस सिद्धांत के अधिक अनुकूल है? तो प्रयोग करने देना ये पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुकूल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पियाजे की अवस्था नहीं है? तो हमने पढ़ी है सेंसरी मोटर भी पढ़ी है, प्री ऑपरेशनल भी पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, सोशल ऑपरेशनल नहीं पढ़ी, यानी डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास का क्रम निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है, विद्यालय पर निर्भर करता है, IQ पर निर्भर करता है, निश्चित है, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बच्चा गुड़िया को वास्तविक मानकर उससे बात करता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये सिम्बॉलिक थिंकिंग का है। किसका है? सिम्बॉलिक थिंकिंग। अगला है, एनिमिज्म का अर्थ क्या है? एनिमिज्म का अर्थ होता है निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना, ना कि वस्तुओं को वर्गीकृत करना, गणित कराना और अमूर्त तर्क करना। अगला प्रश्न है, जैसे बच्चा कहता है ना, सूरज मुझे देख रहा है, चांद बाबा मेरे साथ चल रहा है, इस तरह की बात करता है। प्री ऑपरेशनल बच्चे में निम्न में से कौन सी विशेषता देखी जा सकती है? तो इसमें ईगोसेंट्रिज्म देखा जा सकता है। उसके बाद में पूर्ण कंजर्वेशन देखा जा सकता है, क्या पूर्ण एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग देखी जा सकती है, या वैज्ञानिक परिकल्पना देखी जा सकती है? तो प्री ऑपरेशनल वाले में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईगोसेंट्रिज्म देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, पियाजे का 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित था? तो वो था ईगोसेंट्रिज्म से। अगला प्रश्न है, बच्चा यह समझता है कि 8 वस्तुओं को अलग अलग फैलाने पर भी वह 8 रहेगी, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ नंबर। अगला है, कुत्ता देखकर बच्चा उसे बिल्ली कहता है क्योंकि उसके भी 4 पैर है और बाद में वह अपना स्कीमा बदलता है, तो यह मुख्यतः किसका उदाहरण? देखो, स्कीमा बदलना एकोमोडोनेशन, और स्कीमा में कोई चीज़ को डालना वो होता है एजिमिलेशन। पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान किससे बनता है? बच्चे का ज्ञान बनता है अनुभव वातावरण के साथ सक्रिय अंतरक्रिया से, तो इसका सी उत्तर आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने पहले हाथी को देखा इसलिए हर बड़ा जानवर हाथी होगा, यह किससे संबंधित हो सकता है? तो ये संबंधित होता है प्रारंभिक स्कीमा से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि रिवर्सिबिलिटी, ना कि फॉर्मल ऑपरेशन, ना कि कंजर्वेशन। अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा सबसे अच्छा किस प्रकार से समस्या का हल करता है? सबसे अच्छा, तो इसमें वास्तविक और ठोस वस्तुओं से संबंधित, हाँ, तो यही उत्तर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह अमूर्त चिंतन, काल्पनिक समस्या और ये सब 11 साल के बाद आती है, जब फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकार से सोच सकता है? तो अमूर्त और काल्पनिक रूप से, ना कि देखकर, छूकर और नकल करके, ये सब संवेदीगामक अवस्था की बात है। अगला है, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में डिसइक्विलिब्रियम क्या है? मानसिक असंतुलन, शारीरिक वृद्धि, स्मृति, अनुकरण, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक असंतुलन। अगला प्रश्न है, एडेप्शन में कौन सी 2 संक्रियाएं शामिल है? तो ये एकोमोडोनेशन और एजिमिलेशन। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चा नई वस्तु को अपने पुराने मेंटल स्कीमा में फिट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फिट करना होता है एजिमिलेशन और चेंज करना होता है एकोमोडोनेशन, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चा नई परिस्थिति के कारण अपना मेंटल स्कीमा बदलता है, तो जब बदलेगा तो एकोमोडोनेशन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो देखो, सबसे पहले सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्ट्रैक्ट और फिर फॉर्मल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चे को वस्तुओं की लंबाई के अनुसार क्रम में लगाने को कहता है, तो वह किस क्षमता का विकास करता है? अभी हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? सेरिटेशन। क्या बोलते हैं? सेरिटेशन, यानी कि वस्तुओं को क्रम में जमाना क्या कहलाता है? सेरिटेशन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चा तार्किक नियमों का प्रयोग वास्तविक वस्तुओं पर करता है? तो नियमों का प्रयोग कर रहा है वास्तविक वस्तुओं पर। अब यहाँ वास्तविक आ गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। यहीं काल्पनिक आ जाता तो इसका उत्तर हो जाता फॉर्मल, मतलब एक शब्द से आपका उत्तर बदल सकता है। तब अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के सिद्धांत की कक्षा में सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? रटना गलत, बोलने देना गलत, केवल शिक्षक को बोलने देना गलत, केवल गलत उत्तर पर देना गलत। सही उत्तर है बच्चे को खोजने और प्रयोग करने के अवसर देना। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करने में सक्रिय भूमिका निभाता है, ना कि शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है, ना कि अवधारणा नहीं बनाता है, ना कि केवल अनुकरण से सीखता है। अगला प्रश्न, निम्न में से पियाजे के सिद्धांत का सबसे उपयुक्त सार क्या है? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणबद्ध होता है और बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये 50 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। चलिए अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है। हमने जीन पियाजे को पढ़ा, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी 4 अवस्थाएं पढ़ी, कौन कौन सी थी? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, इनके सबके नाम आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद में इसमें हमने सेंसरी मोटर के बारे में पढ़ा, प्री ऑपरेशनल के बारे में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल के बारे में पढ़ा और फॉर्मल ऑपरेशनल के बारे में
पढ़ा। उसके बाद में कौन कौन से शब्द आए इसमें हमारे सामने, तो ऑब्जेक्ट आया यानी कि वस्तु स्थायित्व आया, सिंबॉलिक आया, कंजर्वेशन शब्द आया, क्लासिफिकेशन शब्द आया, रिवर्सिबिलिटी आया, थिंकिंग आया, ईगोसेंट्रिज्म शब्द आया। ये सारे शब्द हमने इसमें पढ़े हैं। उसके बाद में देखो ये उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था हो गई है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आया, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आया और लॉजिकल रीजनिंग भी, ये शब्द हमको इसमें सुनने को मिले। अब याद करने की ट्रिक, सेंस प्री, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। उसके बाद में 5 शब्द जो महत्वपूर्ण थे, स्कीमा, एजिमिलेशन, एकोमोडोनेशन, इक्विलिब्रेशन और एडप्शन, ये शब्द हमारे जो थे वो महत्वपूर्ण कीवर्ड थे। मतलब इनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये शब्द हमें समझ नहीं आए हैं तो हम इसको नहीं समझ सकते। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा ये 5 शब्दों को समझाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो इस पर बाल विकास के, हिंदी के, पर्यावरण के आपको पहुँचाते रहेंगे आप तक, आप इनको देखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।